ऐसा 7 टेस्ट है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट यानी हनी प्रोडक्ट आपका अच्छा है या फिर ठीक नहीं है, उसको बदल देना चाहिए। तो इन 7 टेस्ट में 3 टेस्ट ऐसा है जो हम घर में कर सकते हैं, बाकी 4 टेस्ट करने के लिए लैब का जरूरत होगा। सबको नमस्कार दोस्तों, मैं एक पोल क्रिएट किया था जहाँ पर मैंने बोला था कि कौन सा कंपनी का हनी आप खाते हो। तो वहाँ पर आपने बहुत सारे रिस्पॉन्स किए हो। तो ज़्यादातर वहाँ पर जो रिस्पॉन्स आया वो है डाबर और पतंजलि का हनी। और इंडिया में 2 ही ब्रांड सबसे ज़्यादा उसका हनी बेचता है, वो है पतंजलि और डाबर। लेकिन मैंने बोला था कि कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। जनरली आप समझ रहे हैं कि एडल्ट्रेशन के बारे में, क्या जो आप हनी खा रहे हो सच में ही ठीक है या नहीं है, वो कुछ फैक्ट्स के आधार पे मैं आपको बोलने वाला हूँ। कुछ 7 टेस्ट है, ऐसा 7 टेस्ट है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट यानी हनी प्रोडक्ट आपका अच्छा है या फिर ठीक नहीं है, उसको बदल देना चाहिए। तो इन 7 टेस्ट में 3 टेस्ट ऐसा है जो हम घर में कर सकते हैं, ऐसा 3 टेस्ट है जो हम घर में कर सकते हैं, बाकी 4 टेस्ट करने के लिए लैब का जरूरत होगा। फर्स्ट टेस्ट, स्पीड ऑफ फॉलिंग हनी टेस्ट। मतलब किसी भी आप कंपनी का अगर हनी खा रहे हो तो उसका कंटेनर से जितना मतलब एक हाइट से जितना फास्ट वो हनी गिरेगा, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि एक इंडिकेशन है कि वो प्योरिटी उसमें कुछ कम है, उसमें कुछ एडल्ट्रेशन है। और अगर बहुत धीरे से बह रहा है इसका मतलब उसमें प्योर हो भी सकता है। लेकिन एक टेस्ट बहुत ही प्रिलिमिनरी टेस्ट है और इसमें से आप कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि जो एडल्ट्रेशन अब हो चुका है उसका लेवल कुछ अलग हो चुका है और इजीली डिटेक्टेबल भी नहीं होता वो। दूसरा टेस्ट है फायरिंग टेस्ट। फायरिंग टेस्ट मतलब आप कोई भी कागज़ लीजिए, उसमें हनी डाल, उसमें हनी एक छोटा बूंद या फिर 3-4 बूंद उसमें ऐड कीजिए, या फिर कोई भी क्लॉथ का एक पीस लीजिए जो डिप करिए हनी पे और फिर उसको उसमें आग जलाइए। अगर आपको दिख रहा है कि जो हनी आग को कैच कर रहा है या फिर इजीली मेल्ट होकर गिर रहा है, वो हनी प्योर होता है। अगर वो आग को इजीली कैच नहीं करेगा, इजीली मेल्ट नहीं होगा, कैच नहीं कर रहा, दूर भागेगा आग से, तो आप समझ लीजिए कि उसमें प्योरिटी नहीं है। लेकिन क्या प्योरिटी है वो तो लैब टेस्ट में जाके ही आपको पता लगेगा। तीसरा टेस्ट है वाटर डिसॉल्विंग टेस्ट। वाटर डिसॉल्विंग टेस्ट है क्या है कि कोई भी हनी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए आप कोई भी कंटेनर में हनी को लीजिए और उसमें वाटर पोर कीजिए और उसको थोड़ा सा सेक कीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर वो जो हनी वो इंटैक्ट नहीं रह रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें प्योरिटी नहीं है। वो अगर स्कैटर कर रहा है कुछ तो अब समझ जाइए कि वो प्योर नहीं है। और कुछ कलर आपको अगर दिख जाए वाटर में तो आप समझ जाइए कि इसमें केमिकल्स है और इसको आपको जल्दी से खाना बंद करना चाहिए। अब बात करते हैं लैब टेस्ट पर। 4 लैब टेस्ट है। फर्स्ट लैब टेस्ट है C3 एंड C4 शुगर टेस्ट। देखो आप सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 पाथवे उसका, C3 पाथवे और C4 पाथवे, ठीक है ना। तो जो C3 पाथवे से जो शुगर बनता है और जो C4 पाथवे से जो शुगर बनता है, उस दोनों शुगर में फ़र्क होता है। अब C3 प्लांट कौन सा होता है? कोई भी फ्लावर प्लांट आप ले लीजिए, कोई भी वेजिटेबल प्लांट आप ले लीजिए, कोई भी सीरियल्स, पाल्स, ये सारे के सारे क्या होता है? C3 प्लांट्स होता है। लेकिन C4 प्लांट्स कौन सा होता है? शुगर केन होता है, मेज होता है, पाइनएप्पल होता है ना। और उस दोनों शुगर में क्या फ़र्क होता है? देखो शुगर में तो कार्बन रहेगा ही ना। कार्बन का 2 आइसोटोप होता है, C12 एंड C13। अब C12 और C13 का रेशियो में फ़र्क होता है इस दोनों शुगर पे। C3 में जो शुगर बनेगा उसका C12:C13 में रेशियो में कुछ अलग होगा, और जो C4 होता है उसका शुगर जो होगा उसमें C12 और C13 का रेशियो भी अलग होगा। इससे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये C3 शुगर है या फिर C4 शुगर है। अब जो बी है वो हमेशा C3 प्लांट का फ्लावर में जाके उसके वहाँ से जाके नेक्टर को कलेक्ट करता है, C4 में जाके कभी भी वो नेक्टर कलेक्ट नहीं करता। इसलिए जो प्योर हनी होता है उसमें C3 शुगर ज़्यादा होता है, C4 का मात्रा कुछ होता है, उसको एक स्टैंडर्ड दिया गया है 7%। 7% का अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको समझना होगा कि बाहर से C4 शुगर ऐड किया गया है। बाहर से C4 शुगर ऐड करना मतलब कौन सा शुगर ऐड करना? आपको चीनी ऐड कर सकता है कोई भी, जगाड़ी ऐड कर सकता है कोई भी, या फिर कोई भी राइस सिरप, कॉर्न सिरप, ये सब भी यूज़ किया जा सकता है एडल्ट्रेशन में। तो इस टेस्ट के अनुसार अगर C4 का शुगर अगर पाया जाए 7% का ज़्यादा तो आप समझिए कि उसको आपको खाना बंद करना चाहिए, उसमें एडल्ट्रेशन है। दूसरा लैब टेस्ट है वो है पोलन टेस्ट। अब पोलन एनालिसिस टेस्ट क्या है? देखो हम सबको मालूम है कि हनी कैसे बनता है। बी कहीं फूल पे जाता है, वहाँ पर जो नेक्टर होता है उसको भी कलेक्ट करता है, उसका सारा बॉडी पे पोलन रहता है और उस सिचुएशन में ही वो बी केव में आता है और उधर वो जहाँ पर हनी स्टोर करता है उसके साथ साथ उसका जो पोलन उसका विंग में है, उसका बॉडी में है, वो सारे के सारे पोलन उधर भी जमा हो जाता है कुछ हद तक। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है। ये प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि पोलन जो होता है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है और पोलन अगर उसमें मिल जाए यानी का जो न्यूट्रिशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पर हम आर्टिफिशियली हनी को कल्टिवेट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हनी 20 से 50 किमी से ज़्यादा कहीं और नहीं जा सकता। लेकिन हम जहाँ पर आर्टिफिशियली कल्टिवेट करते हैं उसका 4 पास में कहीं भी कोई फ्लावर नहीं होता, कहीं भी कोई फ्रूट का पेड़ नहीं होता,
जो अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है, लेकिन उसको तो खाना चाहिए, उसको तो हंगर को न्यूट्रलाइज करना होगा, उसका हंगर मिटाना होगा। तो वो क्या करता है कि वो फूलों का नेक्टर को खाने के बजाय वो दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स देखता है। ऑल्टरनेटिव सोर्स में क्या होता है, वो जो स्वीट शॉप है उसमें जो रस आता है, जो मिठाई का रस, उसमें उसको भी वो कलेक्ट कर लेता है। और कहीं फ्रूट बाज़ार हो तो वहाँ पर जो रॉटन फ्रूट्स हैं वहाँ से वो कलेक्ट कर लेता है, वहाँ से वो शक्कर को कलेक्ट करता है। ऐसा बहुत जगह है जहाँ से वो इजीली उसे कलेक्ट कर सकता है ऑल्टरनेटिव की तरफ से, अगर वो नेक्टर को ना खाए तो। ऐसा भी बहुत होता है कि जहाँ पर आर्टिफिशियली कल्टीवेट हो रहा है वहाँ पर एक जगह कल्टीवर्स ने एक रख देता है जहाँ पर वो जगारी और ग्लूकोज का एक सोल्यूशन रख देता है। तो वो क्या करता है, वो फूल आसपास में नहीं है लेकिन उसको जाके खाता है और फिर केव में आ जाता है और फिर उसको हनी में बदल देता है। तो इस मायने में क्या हो रहा है कि फूलों का कोई बात ही नहीं हो रहा, इसलिए नेक्टर, इसलिए पोलन का भी कोई बात नहीं होगा, लेकिन ये हानिकारक है हमारे लिए, क्योंकि फूलों का नेक्टर और मिठाई शॉप का रस या फिर फ्रूट बाजार का रॉटन फ्रूट का जो शुगर, उसका कोई कंपैरिजन होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए पोलन टेस्ट किया जाता है सोर्स जानने के लिए। अगर उसमें एक पोलन का स्टैंडर्ड होता है, उससे अगर कम हो जाए तो पता लगेगा कि ये नेक्टर से कलेक्टेड नहीं हुआ, ये नेक्टर से नहीं बना हनी, किसी दूसरा सोर्स से, ऑल्टरनेटिव सोर्स से बन जाता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये है मोस्ट एक्सपेंसिव टेस्ट, ये सारे दुनिया में जितने भी फूड को एनालिसिस किया जाता है, उसका प्योरिटी टेस्ट किया जाता है, उसमें से जो टेस्ट होता है उसमें से सबसे परफेक्ट टेस्ट होता है एनएमआर टेस्ट, और सबसे एक्सपेंसिव भी। इंडिया में इतना एक भी लैबोरेटरी नहीं है जहाँ पर एनएमआर टेस्ट होता है। अब क्या होता है इस एनएमआर टेस्ट में? एनएमआर टेस्ट असल में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। अगर समझ लो ये ग्लूकोज है और ये सुक्रोज है, तो ये दोनों पास में रहेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड उसका क्रिएट हो जाएगा, उसको नाप लेता है। और अगर इस दोनों का बीच में कोई और तीसरा आ जाए तो उसका क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था वो बिगड़ जाएगा ना। इसलिए इस टेस्ट में ऐसा ही कुछ करके इम्प्योरिटी को जांचा जाता है कि इम्प्योरिटी अगर हो जाए, अगर जो होना चाहिए था, देखो अब हनी में सुक्रोज रहेगा, फ्रुक्टोज रहेगा, ऐसा ग्लूकोज रहेगा, हाँ कुछ मिनरल्स रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन अगर कोई इम्प्योरिटीज बाहर से ऐड किया गया, कोई राइस सिरप, कोई कॉर्न सिरप कोई ऐड किया गया, तो उसका क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा ही बदल जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। तो इसको जांचा जाता है इस एनएमआर टेस्ट में। एनएमआर टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट रिलायबल टेस्ट है। अब जो चौथा टेस्ट है वो है ट्रेस मार्कर फॉर राइस सिरप टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो राइस सिरप का अगर कोई भी ट्रेस आ जाए, राइस सिरप का अगर एडल्ट्रेशन पकड़ लिया जाता है, इसमें क्या होता है कि राइस सिरप ही क्यों यूज़ किया जाता है। देखो जो एडल्ट्रेशन होता है वो बहुत ही अब इम्प्रूव हो चुका है, ताकि ईजिली वो कोई भी लैब टेस्ट में, खास करके इंडिया का जो सिस्टम है एफएसएसआई का लैब टेस्ट में, वो पकड़ा ना जाए। तो इसलिए जो कोई अब पहले जगारी को यूज़ किया जाता था, फिर ग्लूकोज को यूज़ किया जाता था, फिर चीनी को यूज़ किया जाता था, लेकिन उसमें क्या इजीली वो डिटेक्टेबल हो जाता था। लेकिन उसने देखा जो एडल्ट्रेशन को जब और भी अच्छे से समझा गया और भी स्टडी हुआ गया, तो वो समझा कि राइस सिरप जो होता है और जो हनी होता है उसका स्ट्रक्चर में बहुत ही सिमिलरिटीज़ ज़्यादा होता है, इसलिए उसको अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसका भी इलाज है हमारे पास, वो है टीएमआर टेस्ट, जो मैंने बोला, ट्रेस मार्कर फॉर राइस सिरप टेस्ट। तो उनमें से क्या होता है, वो राइस टेस्ट को इजीली डिटेक्ट कर लेता है। तो इतने सारे हमने आपको टेस्ट बताया। आप बात करते हैं कि कौन सा कंपनी का हनी इस टेस्ट में फेल हो चुका है और पास हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये टेस्ट का बारे में बात किया गया, जो ये टेस्ट इंडिया में बहुत ही कम होता है, मतलब कोई अगर चाहे तो उसको खुद का पैसे से खर्च करके उसका टेस्ट करना होगा। एफएसएसआई तो इतना नाजुक है, एफएसएसआई कोई भी प्रोडक्ट को ही सर्टिफाई कर देता है। जैसे कि आप डाबर को देखेंगे, डाबर का हनी जो सबसे घटिया होता है उसको भी सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन सारे के सारे टेस्ट में वो फेल हो चुका है। लेकिन उसको जांचेगा कौन? उसको जांचेगा कौन? हम और अब जैसे जो कॉमन मैन है वो उसको जांचना पड़ेगा अपना जेब का पैसा देख के। एफएसआई को अगर रिक्वेस्ट करोगे तो वो उसका जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का जो टेस्ट होता है उसमें वो आपको जांच करके देखा, लेकिन उसका कोई सिक्योरिटी नहीं होगा, क्योंकि उसका लैब का क्वालिटी इतना खराब होता है कि आप उसका जो रिजल्ट आएगा उसका रिलाई भी नहीं कर सकते। तो इसलिए फिट ट्यूबर जो एक यूट्यूबर चैनल है, फिट ट्यूबर, वो खुद का पैसा खर्च करके वो एनएमआर टेस्ट भी करवाया है। एनएमआर टेस्ट जो एक्सपेंसिव टेस्ट होता है वो इंडिया में नहीं होता, जर्मनी में होता है, और जर्मनी में उस सैंपल को भेजा है, वहाँ से जो एक रिजल्ट पाया है वो उसको ही वो एक स्क्रीनशॉट दे के, उसका जो टेस्ट रिजल्ट है स्क्रीनशॉट दे के वो खुद का यूट्यूब चैनल में पोस्ट किया है। वहाँ पर आ जाके आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा जिसमें बोल देता हूँ कि कौन कौन कंपनी का हनी फेल हो चुका है। देखो जो पतंजलि या फिर डाबर का हनी सबसे ज़्यादा बिकता है वो C3 C4 टेस्ट में पास हुआ है, C3 C4 टेस्ट में पास हुआ है। लेकिन बाकी जो टेस्ट मैंने बताया, बाकी और जो 3 लेबोरेटरी टेस्ट मैंने बताया, उस सब में ये फेल हो चुका है। फिर भी जो पतंजलि का हनी होता है उसमें पोलन का जो मात्रा मिनिमम होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन डाबर का जो हनी होता है उसका पोलन का जो मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे भी कम है, यानी वो और भी ज़्यादा हानिकारक है, उसमें और भी ज़्यादा एडल्ट्रेशन है। और दोनों में ही राइस सिरप का एडल्ट्रेशन पाया गया है।
और कौन सा कंपनी है जो ऐसा किया। देखो अब सारे जो कंपनी है उसका हानि को टेस्ट हम जैसे तुम जैसे कोई भी यूट्यूबर हो जाए, वो उसका जेब का पैसा खर्च करके क्यों करेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो खुद के लिए जांचाई के लिए कर रहा है। तो सारे के सारे ब्रांड को टेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सील देख के, कुछ सर्टिफिकेट देख के आपको हमेशा इसको खरीदना चाहिए। और जो ऐसा कंपनी है जो उसने बताया था 24 मंत्रा ऑर्गेनिक वाइल्ड हनी, न्यूट्रेला जंगल हनी, ये सारे भी एनिमल टेस्ट में फेल हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा कीमत में बेचता है और बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि मैं ऑर्गेनिक हूँ, मैं नेचुरल हूँ। तो यहाँ पर आपको कौन सा चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा। एक सील होता है KL सील, कॉसियर टेस्ट सील बोलते हैं उसे, कॉसियर सर्टिफिकेट KL सर्टिफिकेशन रेयर सर्टिफिकेशन है, और ये बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही नेक काम करता है और ईजिली किसी को भी अपना सर्टिफिकेशन नहीं देता है। इसका अगर 0.01% भी इम्प्योरिटी अगर इस किसी भी फूड पे या फिर किसी भी न्यूट्रिशियन प्रोडक्ट्स में पाया जाए तो उसे भी वो सर्टिफिकेशन नहीं देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। इसलिए बहुत ही कम ऐसा फूड प्रोडक्ट्स है जहाँ पर एक KL सर्टिफिकेट पाया जाता है। KL सर्टिफिकेट को देने के लिए वो बहुत सारे टेस्ट करता है, जिससे पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये सच में ही ऑर्गेनिक है, सच में ही नेचुरल है, या फिर जो एनएमआर टेस्ट है, जो पोलन टेस्ट है, सारे टेस्ट में वो पास कर सकता है। और इनमें से एक जो KL सर्टिफिकेट पाया जाने वाला जो कंपनी होता है इंडियन मार्केट में, उनमें से एक ही सिर्फ कंपनी है जो KL सर्टिफिकेट को हासिल किया है, बाकी सारे कंपनी KL सर्टिफिकेट को हासिल नहीं किया है। ऐसा एक कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट FLP सारे दुनिया में जितना भी हानि बेचता है, जितना भी हानि बेचा जा रहा है, उनमें से 85% मार्केट शेयर FLP का है। तो एक ट्रस्ट बनता है कि सब खरीद रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि इसका पास KL सर्टिफिकेट है, जो रेयरेस्ट सर्टिफिकेट है, और बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी कंपनी उसका प्रोडक्ट को जब KL सर्टिफिकेशन उसको छाप सकता है उसमें। तो इसलिए इस कंपनी को ही आपको खरीदना चाहिए। बाकी सारे कंपनी का KL सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए किसी ना किसी टेस्ट में शायद वो पॉजिटिव हो सकता है और किसी टेस्ट में वो शायद पॉजिटिव ना भी हो सकता है, यानी उसका जो प्योरिटी है उसमें क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है। लेकिन जब वो KL सर्टिफिकेट पा जाता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नहीं है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो जो KL सर्टिफिकेट पा जाए ना, तो आप उसे आप दबा के खाइए, उसको आप खूब खाइए, उसको खूब शेयर कीजिए। KL सर्टिफिकेट का महत्व को, इंपॉर्टेंट को आप फायदा उठाइए। हाँ, इससे पता लगेगा कि जो KL सर्टिफिकेशन जो प्रोडक्ट होता है उसमें ऑब्वियसली उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इतना प्योर दे रहा है, मार्केट में कोई और प्योर नहीं दे रहा, तो उसका वो फ़ायदा भी उठाएगा। और उसमें फ़ायदा उठाने का सवाल भी उसने बहुत ज़्यादा उसका ऊपर कॉस्ट प्रोडक्शन भी रखा जाता है, ताकि वो और भी ज़्यादा प्योर हो जाए ना, इसलिए उसका प्रोडक्ट कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने मैंने आपको लिंक शेयर किया, वहाँ पर ही आप मुझे बोल सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ पर आप कॉल करके या फिर मैसेज करके आप जा सकते हैं। लेकिन देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का अगर हानि आपको खरीदना होगा तो आप उसको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में जाके कहीं भी जाके मत खरीदिए, उसका जो स्पेशल स्टोर है वहाँ पर जाके ही खरीदेगा, क्योंकि वो हमेशा लिख देता है फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट्स कभी भी किसी और दूसरा स्टोर में नहीं बिका जाता है, क्योंकि वो उसमें एडल्ट्रेशन या फिर फेक प्रोडक्ट्स का एक फंडा हो जाता है। तो एक और बात बताना था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो हानि होता है उतना अच्छा क्यों होता है बाकी से। अब देखो कोई भी हानि का क्वालिटी का किस में डिपेंड करता है, हम बी का ऊपर नहीं, वो कहाँ से नेक्टर को कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ का, उसका ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है। अगर वो कोई भी मेडिसिनल, अगर समझ लो कोई हनी बी एक मेडिसिनल फ्लावर का बीच में रह रहा हो, तो वो जो नेक्टर उसको खाएगा, उस नेक्टर में उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहेगा, तो क्या होगा, उसका हनी भी जो बनेगा उसमें भी वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहेगा, उसमें भी वो मेडिसिनल कंपाउंड्स रहेगा। एक डायग्राम है, यहाँ पर देख सकते हैं जो एरिया मैंने बनाया है वो 500 माइल स्क्वायर है। उस 500 माइल स्क्वायर का स्पेन में एक जगह है FLP कंपनी का, उस 500 माइल स्क्वायर में वो खरीद लिया है, और वहाँ का जो जगह छोड़ दिया है 200 किलोमीटर करके वो जगह छोड़ दिया है, और बाकी जो अंदर में जगह रहा है वहाँ पर वो मेडिसिनल फ्लावर्स को ग्रो करवाया जाता है, और वहाँ पे ही हनी को कल्टीवेट किया जाता है। तो उसका जो हनी जो नेक्टर कलेक्ट करेगा वो क्या होगा, प्योर होगा। और ये जो 200 किलोमीटर जगह छोड़ा गया है इसलिए क्योंकि बाहर का अगर कोई भी पॉल्यूटेंट इसमें कोई भी वेक्टर के तरह से इधर आ भी नहीं सकता, और यहाँ का जो मधुमक्खियाँ है वो बाहर भी नहीं जा सकता, क्योंकि मधुमक्खियाँ का कैपेसिटी होता है 20 से 50 किलोमीटर तक, उससे ज़्यादा वो जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने 200 किलोमीटर का जगह छोड़ दिया है। अब एक बात है, ये है समझ लीजिए पहाड़ी रीजन है, तो ये पहाड़ है, इस पहाड़ का ऊपर जो जगह है उससे कोई भी हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन वो जा नहीं सकता, उसके लिए वो एक्स्ट्रा टैक्स पे करता है स्पेन गवर्नमेंट को। तो इतने सारे जब फ़ायदे उसमें है, इतने सारे जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका ज़्यादा हो रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट वैल्यू भी थोड़ा ज़्यादा रखा जाएगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो जो खा रहे हो उससे अगर बेनिफिट ही ना हो, उससे अगर हार्म हो, तो इससे ज़्यादा क्या अच्छा है, ना खाओ।
अगर आप डाबर का हनी खा के सोच रहे हो हमारा अच्छा होगा, और अभी मेरा वीडियो से पता लगा कि आपको कि डाबर का हनी सबसे हानिकारक होता है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, उसको ना खा के आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा ना, उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, उसको आप ना खाइए, तो उससे आपका ज़्यादा फायदा होगा। या फिर अगर वो खाना ही चाहते हो तो अच्छा कुछ खाओ, तो एकदम जो सर्टिफिकेट देख के खाइए, KL सर्टिफिकेट को देख के खाइए, कि कोई भी फूड को खाइएगा, कोई भी एलोवेरा जूस खा रहे हो तो उसको KL सर्टिफिकेट देख के, IASC सर्टिफिकेट देख के खाइए। वरना जो आपको क्लेम करेगा बड़ा बड़ा क्लेम कि 100% नेचुरल, वो सारे लीगल नहीं होते, उसमें कुछ लॉ का कुछ लूप होता है, उसको यूज़ करके वो उसको ईजिली कर देता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप सेंटेंस में, स्टेटमेंट में ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पर क्या बोला जाता है, आप कोई भी हनी खा रहे हो तो क्या बोला जा रहा है कि अब हनी ऐसा लिखा जाता है, हनी, पतंजलि हनी, डाबर हनी, लायन हनी, ठीक है ना। कभी भी लिखता है कि वो बी हनी, कभी लिखा जाता है क्या हनी, और बी हनी में बहुत डिफरेंस है। अगर किसी भी कंपनी अगर लिख ले कि बी हनी है तो समझ जाइए वो ऑनेस्ट ही है। अगर किसी कंपनी ने ना लिखे कि हनी से लिख दे, बी हनी ना लिख के नीचे लिख दे 100% हनी, तो आपको समझना होगा कि ये कुछ झोल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और ऐसे ही एक उदाहरण है देसी गाय की घी, या फिर गाय का देसी घी। देसी गाय का घी मतलब जो गाय है वो देसी है, मतलब इंडियन ओरिजिन है। और जो गाय का देसी घी है उसका मतलब है क्या, गाय जो होता है वो जर्सी होता है या फिर जर्सी क्रॉस्ड होता है, लेकिन देसी घी होता है, मतलब इस देश में ही बन रहा है, कि फॉरेन में नहीं बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसलिए आप अगर कोई कहीं भी प्रोडक्ट में देखेंगे सिर्फ हनी तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, और बी हनी है तो उसको जरूर से खाइए। और फिर भी अगर नहीं हुआ तो आपको सर्टिफिकेशन देख के खरीदना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। आगे मैं एलोवेरा जूस को लेकर कुछ बोलने वाला था कि आप जो भी खा रहे हो, आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका अगर कोई 1% भी लॉस ना हो, आपको सही प्रोडक्ट्स मिले। और हमेशा एक बात याद रखिए कि फॉरएवर लिविंग का अगर हनी आपको लेना है तो उसका जो अमाउंट है बहुत ही कम चाहिए होता है। हर दिन आधा चम्मच से भी कम अगर खा लेंगे तो आपका 1-2 महीना तक चला जाएगा। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा करके प्योर खा रहे हो, लेकिन अगर आप डाबर का हनी खा रहे हो तो 1 चम्मच 2 चम्मच खा लेते थे, लेकिन उसका क्या होता है पूरा ही फ्रॉड है प्रोडक्ट्स। आप सुन के लग सकता है कि अगर फ्रॉड है तो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। मैं बता दिया ना, FSSAI का सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसका मतलब और क्या होता है। इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है FSSAI, उसका सर्टिफिकेशन मिल रहा है, उसके पास कोई ना कोई लैब है अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट को सर्टिफाई कर रहा है। जो GM क्रॉप मैंने बताया, जो GM फूड मैंने बताया था ना, जो सेरेलैक होता है, नेस्ले होता है, पीडियाश्योर, इंडियाश्योर, ये तो ये सब होता है ना, इसमें GM का रेसिड्यूज पाया गया है। CSR ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने इसको जांच किया है और उसमें पाया गया। लेकिन FSSAI का सर्टिफिकेट है, इसलिए वो खुला बिजनेस कर रहा है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही था। चलो आज मिलते हैं दूसरा वीडियो पे। थैंक यू।